नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियाय में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना केवल यूपीएससी के लिए आवश्यक है बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम हैं उन सभी के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ टीचिंग लाइन की जो जितनी जॉब निकलती हैं, आपके फोर्स में जो भी जॉब निकलती हैं, इसके अलावा जो अन्य पुलिस है या स्टेट पुलिस है या फिर जो भी सेंट्रल पुलिस है, जो भी एग्जाम निकलते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स लिए जाते हैं, उन सारे टॉपिकों को कवर करने की, साथ ही साथ उनकी समझ को विकसित करने की कोशिश इस चैनल के द्वारा की जाती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप उसे अपना प्यार देंगे बेल आइकन को, तभी आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इसे अपना प्यार देते रहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने नियर वंस के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर करते रहिए, जिससे कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर सके और साथ ही साथ सबको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका फ़ायदा मिल सके और वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की न केवल तैयारी कर सकें, बल्कि जितने भी आम नागरिक हैं अगर वो भी इस चैनल को देखते हैं तो उनको वो सारी बातें पता चल सकें कि आखिर देश दुनिया में चल क्या रहा है और उनके क्या नॉलेज से इन्हेंस होगी और बाकी अगर कोई फैक्ट आता है उससे कैसे डील करना है या क्या होने वाला है, इन सब के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। तो सबसे पहले करंट अफेयर को देखने से पहले अगर आज आपने गूगल खोला होगा तो जैसे सर्च इंजन में आप जाएंगे तो वहाँ पे डूडल जो दिखाई पड़ रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अगर ये बात की जाए तो ये कौन इंसान है, तो ये शिवाजी गणेश है। ये तमिल इंडस्ट्री जो कि तमिलनाडु की है उसके बहुत बड़े महान कलाकार रहे हैं। इन्होंने न केवल थिएटर में काम किया है बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने विभिन्न चरित्रों के माध्यम से एक अनूठी ख्याति पाई है और वहाँ पर इनको एक सम्मान पूर्वक और अच्छे अभिनेता के रूप में याद भी किया जाता है। 2001 में इनकी मौत हो गई थी। ये न केवल राजनीति में ये न केवल फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे बल्कि इन्होंने राजनीति में भी अपने आजमाइश की और उन्होंने डीएमके द्रविड़ मुन्ने कंगड़म जो वहाँ की सरकार है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट भी कर रखा है। तो इन्होंने राजनीति को से भी प्रभावित किया है लोगों को और अपने अभिनय के द्वारा प्रभावित किया ही था। तो आइए इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। केंद्र सरकार ने 10,683 करोड़ रुपए की वस्त्र उद्योग के लिए एक योजना शुरू की है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अर्थात अगर जब इस योजना को प्रोडक्शन होगा और इसे लिंक कर दिया जाएगा उनको कुछ क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय बजट जो 2021-22 में लॉन्च किया गया था उसमें 13 क्षेत्रों के लिए इसे घोषित कर दिया गया था। इसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय है, उसके लिए पीएलआई योजना का हिस्सा इसमें शामिल है वस्त्र उद्योग के लिए। उसको सरकार ने भी शुरुआत की है। आज के दिन अर्थात 1 अक्टूबर 2021 को 220 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अर्थात आयुध निर्माण बोर्ड को भंग कर दिया गया है और इसकी इकाइयों को 7 सार्वजनिक उपक्रमों के तहत अब निगमित कर दिया गया है, उसके तहत ये कार्य करेंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को, जो कि पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है, जैसे कानूनी प्रावधानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए कहा है कि कानून हटा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको हटा दिया गया है 66A धारा को, उसका क्या होगा, इसके लिए केंद्र से उसने उसकी राय मांगी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जो राज्य हैं उनके बीच में जो कड़ी आपत्ति करने के पश्चात भी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए जो बकाया जल है उसकी मात्रा को तत्काल देने का आग्रह किया है। इसके बाद से फिर पुनः मेकेदातु परियोजना है उस पर बहस छिड़ चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए मेकेदातु परियोजना कहाँ बनी है, किस नदी पे बनी है और साथ ही साथ इसमें कौन से राज्य इन्वॉल्व है और क्या दिक्कत है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। साथ साथ हम बात करेंगे नासा द्वारा जो भी हाल ही में लैंडसैट 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उसके बारे में। तो ये तो सारी हो गई आज की करंट अफेयर्स। अब देखते हैं उनका बारी बारी से एनालिसिस, देखते हैं उनके विश्लेषण में क्या है, किस चीज़ों की आपको समझ देखनी चाहिए और क्या इसके किससे लिंक्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं हम उन टॉपिक्स को जो यूपीएससी के जनरल स्टडी पेपर 2 से, जो सामान्य 2 से लिंक्ड हैं। जो वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना है, इसको अगर आपसे क्वेश्चन आता है सरकार की नीतियां और उनके विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए क्या हस्तक्षेप किया गया है, कैसे कार्यान्वयन किया जा रहा है, उनसे कौन से मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं, कौन समस्याएं हो रही हैं, इन सब की जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा, इसको जानना होगा। अगर हम इसकी बात करें इसका फोकस क्या किया गया, देखो ये वस्त्र है, वस्त्र बनने से पहले धागा बनता है, तो ये कुछ मैंने से पिक्चर ली है। तो फोकस की बात की जाए तो ये वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, जितने भी मानव निर्मित रेसे हैं जिनका क्या है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उनसे बनने वाले जो कपड़े हैं उनके प्रदानों को और उनकी टेक्निकल जो टेक्सटाइल हैं उनके उत्पादन की बढ़ावा देगा। यानी जितने महंगे वस्त्र उद्योग हैं उनके रेसे से बनने वाले कपड़े हैं, साथ ही साथ
उनकी क्या टेक्नोलॉजी होती है उसको बढ़ावा देने में फ़ायदा होगी। अगर देखें कि आपको कौन लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसमें कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी ऐसी है जो क्या करती है, अपने टोटल जो इनपुट डालती है उसको क्या है कि उसके जो भूमि है और उसका जो भवन है उसकी लागत को छोड़कर अगर उसमें 300 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है, अर्थात वो 300 करोड़ रुपए अगर उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो वो इसमें भागीदारी कर सकता है। साथ ही साथ जो 100 करोड़ रुपए तक जिन्होंने निवेश किया है वो भी इसमें भागीदारी करने के सेकंड रूप से पात्र होंगे। पहले रूप से पात्र कौन होंगे? वो 15 करोड़ रुपए निवेश करने वाले होंगे, क्योंकि इनको लगभग 15% तक इंसेंटिव मिलेगा। जो 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो 100 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको क्या होगा? उनको 15% से कम लाभ मिला जाएगा। अगर हम देखें जो पीएलआई है, अर्थात प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना है, उसके महत्व की बात की जाए तो ये क्या करेगी, जो घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसमें क्या देगी, बढ़ावा देगी। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत यानी जो हम अपने देश में चीज़ों को बनाए उसकी भावना के अनुरूप ये वैश्विक बाजार में क्या करेगा, एक बड़ा प्रभाव डालने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये वस्त्र उद्योग है उनको मजबूत करेगा और उनको बढ़ावा देने के लिए ये सहायता करेगा। साथ ही साथ जब इसमें इंसेंटिव मिलेगा, आपको थोड़ा रियायत मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, तो विदेशों से इन्वेस्टमेंट है या प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो भी इसकी तरफ आकर्षित होगा, निवेश भी आकर्षित हो सकेगा। अगर इसकी आवश्यकता की बात की जाए तो वस्त्रों में अभी आपको पता होना चाहिए जितने भी इंटरनेशनल व्यापार है उसके 2/3 मानव निर्मित और टेक्नोलॉजिकल वस्त्र यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे क्लॉथ यूज किए जा रहे हैं, या तो उन्होंने मानव ने बनाया है या उसमें कुछ तकनीक लगी है। तो उसमें अगर हम अपने क्षेत्र के कारीगरों को इंसेंटिव देंगे तो हो सकता है तो इंटरनेशनल मार्केट में हम भी प्रतिस्पर्धा कर पाएँ, कंपटीशन में अपने आप को आगे रख सकें और क्या करें, ग्लोबली रूप से हम भी क्या हो, मजबूत बन सकें। भारत में जो मानव निर्मित फाइबर हैं उनसे बनने वाले वस्त्र और जो टेक्नोलॉजिकल जो वस्त्र उद्योग हैं उनके इकोसिस्टम में भी इनका योगदान करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये वस्त्र उद्योग को मजबूती देने के लिए, साथ ही साथ जो घरेलू कामगार हैं, जो ऐसे लोग हैं जो केवल वस्त्रों पर निर्धारित जो डिपेंड हैं, उनके लिए इसमें फ़ायदा मिलेगी। आइए बात करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में, जिसको जो ये 220 साल पुरानी है और इसको क्या किया गया है, आज 1 अक्टूबर को इसको क्या किया गया है, भंग कर दिया गया है। तो देखते हैं अगर यही जो सरकार की नीतियां हैं उनसे क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे लिंक्ड ये भी टॉपिक है। अगर देखें कि क्यों उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी, तो इनको क्या किया गया है, अब उनका निगमीकरण कर दिया गया है। तो इसकी अथॉरिटी को क्या किया गया है, उनको इसको निगमीकरण को कॉर्पोरेशन बना दिया गया है, जिससे क्या होगा, अब ये कंपनी अधिनियम के दायरे में आ जाएगी, जिससे क्या होगा, ना केवल इनकी दक्षता में सुधार होगा बल्कि गुणवत्ता में सुधार होगा और इनके कंपटीशन में आने के बाद इनकी लागत कम होगी और साथ ही साथ क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। इसके पीछे लॉजिक क्या था? क्योंकि अभी तक क्या था, जितने आयुष सामान थे, बम वगैरह जो थे या बंदूकें वगैरह थी, उनको बनाने का एकाधिकार सिर्फ इसी बोर्ड को मिला हुआ था। तो क्योंकि केवल एक इसे पता सिर्फ हमको ही बनाना है, तो ना केवल इसमें कोई अच्छे कार हो पा रहे थे, ना फिर अच्छे से मोटिवेशन मिल रहा था, क्वालिटी भी नहीं अच्छी हो पा रही, क्वांटिटी भी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा इनोवेशन भी यहाँ पे अच्छा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्हें पता है सारा सामान हम ही सप्लाई करेंगे, तो इनोवेशन के क्षेत्र में अधिक चीज़ें नहीं जा पा रही थी। और जब ये सब नहीं हो रहा था, तो ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री बोर्ड था उसके कारखाने मुनाफे होने की बजाय क्या हो रहे थे, घाटे में जा रहे थे, जो सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते थे। तो इनकी दिशा में बढ़ने के लिए कि ये फायदा मिले, देश को भी फायदा मिले, इनोवेशन हो, कम लागत में अच्छी वैरायटी मिले, तो उसका क्या हो रहा था, लगातार इनोवेशन नहीं चल पा रहे थे, जिससे क्या हुआ, इनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था और लाभ नहीं मिल रहा था, तो लगातार सरकार घाटे में जा रही थी। तो इसके लिए पहले कुछ समिति, ऐसा नहीं अचानक हटा दिया गया, कुछ समितियां बनाई गई, उनकी सिफारिशें आई थी। तो 3 स्पेशल जो विशेषज्ञ थे उनकी समितियां बनाई गई थी। टी.के.एस. नायर समिति 2000 में बनाई गई, विजय केलकर समिति 2005 बनाई गई और वाइस एडमिरल रमनपुरी समिति 2015 में बनाई गई। इनके द्वारा जो कोलकाता में मुख्यालय है आयुध निर्माण बोर्ड, उसको कॉर्पोरेट संस्थाओं में पुनर्गठित करने की सिफारिश कर दी गई थी। इसके अलावा सेकटकर समिति है जिसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण का सुझाव तो नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि इनके प्रदर्शन को देखते हुए, इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए, अब सभी जितनी भी ऑर्डिनेंस इकाइयां हैं उनको ऑडिट किए जाने की सिफारिश की थी। अब लगातार ऑडिट करिए, जिससे क्या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इन सबको देखते हुए अब क्या किया, इसको खत्म ही कर दिया गया। तो हुआ क्या, जब इनको खत्म कर दिया गया तो इनको खत्म करने के साथ क्या हुआ, जो कर्मचारी वहां काम कर रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हड़तालें शुरू की। तो हड़तालों को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, जून में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 ला दिया। तो इससे क्या हुआ, तो इस हुआ क्या था कि अब ये बोल दिया गया जो अनिवार्य रक्षा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो हड़ताल कर ही नहीं सकते हैं। इस तरीके से क्या किया, उनकी हड़तालों को कंट्रोल कर लिया गया, वो हड़ताल भी नहीं कर पाए। इससे अगर देखें इस विधेयक से क्या प्रभाव होने वाला था, इसने क्या किया, देश भर में जो 41 आयुध जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं उनमें लगभग 70,000 कर्मचारी कार्य करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित किया। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो आयुध निर्माण बोर्ड का जो आप इनको निगमीकरण करेंगे इनका, जिससे क्या थे, वो असंतुष्ट थे,
उनको ऐसी आशंका थी कि जब वो काम करेंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनकी सर्विसेज से उनको जबरिया क्या रूप से आपको रिटायर कर दिया जाएगा, सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, और साथ साथ उनको शर्तें लगाई जाएंगी जो उनको प्रभावित करेंगी। बट सरकार ने अच्छे से उसको हैंडल कर लिया है, क्योंकि अगर इनोवेशन नहीं होगा तो सीधी बात है हम इंटरनेशनल मार्केट में पीछे पिछड़ जाएंगे, और जो भी हम चीज़ें यूज करेंगे वो उनका भी कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं ये करने की जरूरत थी, तो आवश्यकता यही है कि हमने रक्षा मशीनरी उपकरणों को स्वदेशी उत्पादन तक हम समेकित करने के आधार है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, अब उन अत्याधुनिक युद्ध क्षेत्र जो उपकरण होंगे उससे हम लैस हो पाएंगे, उनका इनोवेशन अच्छा होगा। साथ ही साथ इसमें कानून बनाना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि अनिवार्य रक्षा सेवाओं को जारी रखने के लिए ये जरूरी था कि लोग इसमें अच्छे से कार्य करें, राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिकांश जनजीवन की संपत्ति को भी हम सुरक्षित रख सकें। आइए आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, वो है सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट, अर्थात इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है धारा 66 ए, जिसको अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की राय मांगी है। ये भी सरकार की नीतियां उनके विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेंगे उससे संबंधित है। अगर देखें कि आखिर मामला क्या है, तो मामले की अगर बात की जाए तो अभी क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, धारा 66 ए को हटा दिया है, लेकिन फिर भी कई राज्य हैं, लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जो अभी भी इस धारा को यूज कर रहे हैं और लगातार पुलिस मुकदमे कर रही है इसके तहत। तो कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के फैसले का संज्ञान लेने के बाद भी जितने भी ट्रायल कोर्ट हैं उनमें आईटी अधिनियम के रद्द किया जा चुके जो प्रावधान है उनके तहत भी अभी मुकदमा चलाया जा रहा है। तो इसके तहत लगातार 66 एक टारगेट हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको खत्म घोषित कर दिया है, फिर भी राज्य सरकारें जो कि क्या करें उसके तहत मुकदमा चला रही है। तो देखते हैं कि आखिर आर्टिकल 6 धारा जो सॉरी आईटी की धारा 66 ए है क्या और किस बात की बात करती है। तो ये जो आईटी अधिनियम की धारा 66 ये है, ये क्या है, कंप्यूटर या अन्य जो भी संचार उपकरण है, चाहे आपको मोबाइल हो टैबलेट हो, उनसे क्या करें, आप ऐसे संदेश भेजें जो क्या हो आपत्तिजनक हो, जिसकी वजह से आपको क्या दिया जाए, सजा दी जाए। इसके तहत क्या होता है, जो दोषी व्यक्ति होता है उसको 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ ये हो सकता है, इस धारा के अंतर्गत क्या होता है, पुलिस को गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया था। तो अगर पुलिस को ये चीज पता चलती है, कोई भी मैसेज है, अगर उसके विवेक से लगता है कि आक्रामक है, खतरनाक है या सोसाइटी में बाधा उत्पन्न करेगा, असुविधाएं बढ़ाएगा, तो इसके अंतर्गत क्या करें, अपने विवेक से क्या करेगा, किसी भी लोग को गिरफ्तार कर सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ था, कई बार लोगों ने संदेश सही देने चाहे और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो इसी के तहत एक मामला आया था, श्रेया सिंगल मामला आया था, जिसमें क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को रद्द कर दिया गया था। ध्यान रखना, आर्टिकल 66 ए जो आईटी अधिनियम का है उसको श्रेया सिंगल मामले में रद्द किया गया। और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था, क्योंकि इसमें जो मैसेज थे उनको हटाने की बात कही गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये बात है कि जो धारा 66 ए है वो संविधान के अनुच्छेद 19 ए है, जो क्या करता है, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो आपको बोलने का अधिकार है, उस पर ये क्या कर रहा था, मनमाने ढंग से और अतिशय पूर्वक क्या कर रहा था, इस पर रोक लगा रहा था। साथ ही साथ क्या करना था, ये बोलने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ क्या बोलना चाहिए उसके बीच में कैसा बैलेंस रहे, उनके बीच में मनमाने ढंग से असंतुलन ला रहा था, उसको बनाने की जरूरत थी। साथ ही साथ इसमें क्या था, जो परिभाषा थी वो भी स्पेसिफिक नहीं थी, तो ये ओपन एंडेड परिभाषा थी और क्लियर नहीं थी, तो पुलिस उसको अपने तरीके से यूज कर रही थी। इस तरीके से उसने हटाने की इसमें बात कही थी। आइए बात करते हैं मेकादातु परियोजना के बारे में, क्योंकि तमिलनाडु ने फिर पानी के ऊपर आपत्ति जताई है कि उनको कम पानी मिल रहा है। ये भी सरकार की नीतियां, उनके हस्तक्षेप से क्या प्रभाव पड़ेगा उससे संबंधित मुद्दे हैं। तो देखते हैं मामला क्या था कि तमिलनाडु ने ऐसा बोला कि कर्नाटक ने 26 सितंबर 2021 तक उसको 119.5 टीएमसी अर्थात टन मिलियन क्यूबिक पानी की बजाय उसे मात्र 85.8 टीएमसी पानी उपलब्ध कराया है। तो तमिलनाडु ने यह भी कहा है कि कर्नाटक ने उसके वास्तव में अक्टूबर महीने के लिए जो जल की निर्धारित मात्रा है उसे वो तो मिलनी चाहिए, साथ ही साथ जो उसे पीछे बकाया रह गया वो भी पानी दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता कि तमिलनाडु में क्या है, तो डेल्टा क्षेत्रों में जो धान हम बोते हैं उसकी रोपाई अच्छे से हो सके। तो ये फिर से विवाद हो गया कि कर्नाटक ने पानी कम दिया, तमिलनाडु कह रहा है कि हमें कम मिला है और हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसी को देखने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था। तो कावेरी जल जो प्रबंधन प्राधिकरण है वो क्या, उसका गठन केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अनुमोदित करके कावेरी प्रबंधन योजना तैयार की गई थी। तो कावेरी बोर्ड का इसमें यूज क्या था, ये डिसाइड करती है किसको कितना पानी मिलना चाहिए, पानी का फ्लो कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ वहां पर कौन से फसल पैटर्न करने चाहिए जिससे पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, पानी का वितरण किस तरीके से होना चाहिए, पानी का यानी पूरा रख रखाव की बात इसके ऊपर निर्भर थी। तो इसी को देखते हुए तो ये विवाद हुआ था मेकादातु परियोजना के ऊपर से। तो ध्यान रखना, मेकादातु परियोजना किस पे बनी है, तो कावेरी नदी पर बनी है। ये सारा डिटेल आप याद रखना, क्योंकि सारा खेल है मेकादातु परियोजना का। तो यह है क्या, एक मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास एक बैलेंसिंग रिजर्वायर का निर्माण करना इसमें प्रस्तावित है। इस परियोजना का उद्देश्य है क्या कि जो बेंगलुरु शहर है और
बेंगलुरु सिटी है, उसके आसपास जो भी क्षेत्र हैं, उनके लिए पीने के जो पानी है उसको लगभग 75 टीएमसी का भंडारण और आपूर्ति करेगा, इसको रिजर्व करेगा पानी को 75। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करने की प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 9,000 करोड़ रुपए है। तो अगर हम इंडिया मैप देखेंगे तो इधर जो राज्य हैं, कर्नाटका है, ये तमिलनाडु, इसी पे लगा हुआ पौंडीचेरी। तो ये लगभग इधर कावेरी रिवर बहती है, तो कावेरी रिवर पे ही मेकाधातु परियोजना बनाई गई है जो कर्नाटक का हिस्सा है। अगर ये रिजर्वायर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पानी स्टोर किया जाएगा, तो पानी जब स्टोर होगा तो आगे तमिलनाडु में पानी की सप्लाई बाधित हो सकती है पुडुचेरी में, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है तमिलनाडु पुडुचेरी के द्वारा। उनके विरोध का कारण है क्या, तो तमिलनाडु का ऐसा कहना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल विवाद अधिकरण है, उनके अनुसार कावेरी बेसिन में जितना मौजूदा भंडार है उस जल भंडार का भंडार करना और वितरण करने के लिए पर्याप्त है, अतः कर्नाटक का ये जो प्रस्ताव है ये समर्थित नहीं है, क्योंकि ये पहले से बता दिया गया है उतना ही कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा इसमें जल को क्या करें रिजर्व नहीं कर सकते, जबकि कर्नाटक ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ तमिलनाडु का ये भी कहना है जो आप जलाशय या डैम बनाने का जो प्रस्ताव दे रहे हैं उससे क्या होगा, पीने के पानी के लिए आप कह रहे हैं कि हम रिजर्व करेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इससे पीने का पानी आप यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या करेंगे अपनी सिंचाई की बाउंड्री उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कावेरी जल विवाद का निर्णय अब स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा है। इससे क्या करें, आप तो बोल रहे हैं पीने के लिए इकट्ठा करेंगे, बोले क्या करेंगे आप अपने लोगों को किसानों को पानी देंगे, अगर आप अपने राज्य के किसानों को पानी देंगे तो हमारे राज्य में पानी की कमी होगी। इसलिए क्या किया गया है, अगर हम देखें इस, तो ये विवाद कर्नाटक, ये तमिलनाडु है वो भी आपत्ति उठा रहा है। तो इस अधिकरण में देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिए थे, तो कावेरी जो जल विवाद अधिकरण है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उसका गठन 1990 में किया गया था। इसके बाद वर्ष 2007 में एक अंतिम फैसला आया था, तो इस ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया था कि तमिलनाडु को 419 टीएमसी फीट पानी, कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट पानी, केरल को 30 टीएमसी फीट पानी और पुडुचेरी को 60 टीएमसी फीट पानी बंटवारा कर दिया है। यानी कि इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी 4 राज्यों में इसमें पानी बंटवारे की बात कही गई थी। साथ साथ इसने ये बात बोला था अगर कभी बारिश कम होती हो, अगर बारिश का पानी कम आता है तो उस हिसाब से जल का जो आवंटन है उसकी मात्रा कम कर दी जाएगी। लेकिन तमिलनाडु और जो कर्नाटक राज्य है, इन दोनों ही राज्यों ने इस बंटवारे पर अप्रसन्नता दिखाई थी, वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जो पानी का बंटवारा हुआ वो न्याय संगत नहीं हुआ, उन्हें ज़्यादा मिलना चाहिए था। इसी बीच दोनों राज्यों में विरोध हुए, हिंसा भी हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और वर्ष 2018 में अपना फैसला दिया, और तमिलनाडु के जो पूर्व निर्धारित हिस्सा था उसमें से 14.75 टन टीएमसी पानी कर्नाटक को दे दिया, तमिलनाडु को और पानी कम कर दिया गया, तो 419 था उसमें से 14 और कम कर दिया गया, और इसका 470 को 484 कर दिया गया था कर्नाटक का। इस प्रकार अभी नया बंटवारा होगा उसमें तमिलनाडु को 404.25 टीएमसी पानी मिलना था और कर्नाटक को 284.75 टीएमसी पानी दिया गया था, और जो केरल पुडुचेरी थी उनको जो पानी मिल रहा था वो वही बना रहेगा। ये सारी विवाद इससे ले, तो ध्यान रखना मेकाधातु परियोजना कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पर है और ये इस पर विवाद चल रहा है। आइए बात देखते हैं सामान्य अध्ययन 3 से लिंक टॉपिक के बारे में, देखते हैं क्या है। लैंडसैट 9 के बारे में बात की गई जिसको नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगर टॉपिक का लिंक देखें, ये सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष से संबंधित जितने मुद्दे हैं उससे लिंक्ड है। तो अगर हम लैंडसैट 9 के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा और साथ ही साथ अपनी इमेज भेजेगा, कैसे एक्स बैंड के रूप में, एस बैंड के रूप में, और इसको लॉन्च इस तरह किया गया है। जो यहाँ पे रिसीवर है लगे हुए नीचे सैटेलाइट अर्थ के पास वो रिसीव करेंगे, फिर उसको ईआरएसओ सेंटर में जाकर इसको मॉडिफाई किया जाएगा और यूजर कम्युनिटी इसको यूज कर पाएगी। तो आइए देखते हैं लैंडसैट 9 है क्या, ध्यान रखना। लैंडसैट 9 है क्या, अर्थ ऑब्जर्विंग या मॉनिटरिंग सैटेलाइट है। ये भूमि की निगरानी करेगा। इसको नासा और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा संयुक्त रूप का ये मिशन है। लैंडसैट 9 जो इसका पिछला सीरीज थी एक साथ मिलकर, ये उपग्रह पृथ्वी की सतह की यानी कि वहाँ की पिक्चर लेगा। इन उपग्रहों को संपूर्ण पृथ्वी की जो सारी जो पृथ्वी है उनकी सारी पिक्चर लेने के लिए 8 दिन का समय लगेगा। और अभी तक जितनी, क्योंकि 9 है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आए होंगे, तो इस सीरीज का अभी तक का सबसे उन्नत ये उपग्रह है। इस पिछले उपग्रहों की तुलना में ये क्या करेगा, जो आपके जो भी पिक्चरें ली जाएंगी उसकी जो गहराई होगी, उनकी इंटेंसिटी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अधिक कलरफुल ये पिक्चरें होंगी, जिससे क्या होगा, जो वैज्ञानिक हमारे बदलते हुए जो ग्रह हैं उसके बारे में क्या करेंगे, अधिक अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। लैंडसैट 9 पर ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 साथ साथ थर्मा इंफ्रारेड सेंसर 2 ये उपकरण लगाए गए हैं। इनकी सहायता से क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर जो भी परावर्तन होने वाले प्रकाश की विभिन्न जो तरंग दर हैं उनको मापा जा सकेगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि रे डाली जाती हैं, जो वो रिफ्लेक्ट करती हैं वापस आती हैं, तो उन्हीं का अवलोकन किया जाता है। इससे क्या होगा, पृथ्वी पर आप ये देख पाएंगे जल का में क्या परिवर्तन हो रहा है, लैंड पैटर्न में क्या दिक्कत, क्या चेंज हुए,
फॉरेस्ट में क्या चेंज हुआ, आग लगी तो उसके क्या कैसे क्या हुआ, साथ ही साथ आपकी फसल प्रतिरूप कैसा रहा, साथ ही साथ इसमें टिश्यू जो हो रहे हैं, उसमें जो टिश्यू कल्चर वगैरह हो रहा है या फिर जो शैवाल में प्रस्फुटन हो रहा है, उन सब के बारे में ये जानकारी देगा। इस अगर उपग्रह के सीरीज की बात की जाए तो पहला जो लैंडसैट उपग्रह था वो 1972 में लॉन्च किया गया था, फिर 1980 में, 2005 में, 2011 में, 2015 में किया जा चुका है। ये सारी क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी की इमेज लेते हैं और हमें क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं। इससे क्या होगा, पृथ्वी पर जितने भूमि उपयोग जो लैंड यूज जो पैटर्न है उसके बारे में परिवर्तन कैसा हो रहा है उसके बारे में समझने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया लैंडसैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी लॉन्च थे इस टाइम ये आपको दिखाए गए, जो हमारी पृथ्वी की फोटो लेते हैं और फोटो लेके क्या करते हैं, ये कोशिश बताते हैं कि हाँ लैंड में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और किस तरीके से हम उनका अवलोकन करें, क्योंकि आजकल लगातार जंगलों में आग लग रही है, वो भी इसकी तरह आसानी से ट्रेस की जा सकती है। इसी के साथ आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे और उनका जितना एनालिसिस था वो कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो अपना ईमेल अकाउंट कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर सेंड किया जाएगा। कोई शिकायत है तो आप मुझे शिकायत भी लिख सकते हैं, नहीं तो जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ, क्योंकि अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।